आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के डाउट अभी मत भेजना। कैपेसिटर के और मैग्नेटिक इफेक्ट में बायो-सावर्त लॉ और एम्पियर्स लॉ के डाउट भेजने हैं बस। बाकी डाउट अभी मैं नहीं लूंगा, और जब ये डाउट खत्म हो जाएंगे उसके बाद वो ले लूंगा, फिर ये नहीं बताऊंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आज ऑर्गेनिक कैंसल है क्या? हाँ, चौथी क्लास नहीं है। तब फिर से सर कहीं गए क्या? थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए इनऑर्गेनिक शुरू कराई बेटा। कर क्या है कि 3 क्लास हम लोग नहीं ले सकते। सर उसका फ्लो ले देख के तो बैठता है 2-3 दिन में, उसके बाद फिर गायब। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा है, क्या करें। चलो, आप लोग डाउट भेजना स्टार्ट करो, और जैसे ही डाउट खत्म होंगे मैं। सर मैं भी देखो क्या? मुकेश, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। एक 2 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है, उसे पहले चार्ज किया 20 वोल्ट से, फिर स्विच को शिफ्ट कर दिया। तो इसमें संचित ऊर्जा का प्रतिशत लॉस बताना है। 2, 8, 20। क्वेश्चन सुनो, देखो। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, यहां पर एक कैपेसिटर है 2 माइक्रो फैराड का, ठीक है। यहां पर दूसरा कैपेसिटर है 8 माइक्रो फैराड का। पहले हमने 2 माइक्रो फैराड के कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, बाद में स्विच को इधर शिफ्ट कर देंगे तो बैटरी अलग हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, तो एनर्जी का लॉस होगा। तो हमें वो एनर्जी लॉस का परसेंटेज पूछा है कितना है। अभी कितनी एनर्जी है इसमें? अभी इसमें एनर्जी है हाफ CV²। इसको C ले लेते हैं, तो इसको 4C ले लेते हैं। हमें 2 और 8 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 माइक्रो फैराड को C मान लिया, तो 8 माइक्रो फैराड 4C हो जाएगा। तो बेटा अभी शुरुआत में एनर्जी होगी हाफ CV²। ये C है और ये V है। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो बच्चों। अब स्विच को शिफ्ट कर दिया 1 से 2 पर। अब देखो, जब आप इस स्विच को इधर कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी तो हट गई, बैटरी तो रिमूव हो गई, और ये दोनों पैरेलल में आ गए, ठीक है बेटा। तो एनर्जी लॉस का फार्मूला याद करो, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर C1 तो C है, C2 4C है, C प्लस 4C 5C आएगा। V1 इस पर V था और V2 ये 0 था शुरू में, तो एनर्जी लॉस हो जाएगा 2 से कटा 2/5 CV²। इक्वेशन नंबर 2। बेटा परसेंटेज कैसे निकालते हैं लॉस का? परसेंटेज लॉस आएगा लॉस अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100।
ये आएगा 2/5 CD स्क्वायर हाफ CD स्क्वायर इंटू 100, ये कट गया, 2 ऊपर चलाएगा, 4/80% आएगा, 80% लॉस आएगा बेटा, है ना। आंसर मिलाओ, सही है या गलत है? सही है सर। चलिए तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन बाद में लूंगा, पहले अनुराग ने भेजा है वो देख लेते हैं। बेटा ये तो क्वेश्चन ही मुझे गलत खराब सा लग रहा है, कोई लैंग्वेज बहुत घटिया सी है। बाद में लिखता है स्मॉल आर क्या है, पहले उसको बारे में पूरी डिटेल दे रहा है। नहीं बेटा वो तुम्हारा फोटो भी सही नहीं है अनुराग, इसको पूरा ढंग से भेजो, आजू बाजू कट रहे हैं इसके। ओके सर। मैं मुकेश का दूसरा डाउट ले लेता हूँ इतने। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये कह रहा है हमें, है ना, ये कैपेसिटर की दोनों प्लेट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है बच्चों। एक तो मेरी एक शर्त है, अगर डाउट क्लास में बच्चे इस तरह से एब्सेंट रहे तो अगली बार मैं डाउट क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे क्लास स्ट्रेंथ तो पूरी चाहिए। सच्ची में नहीं लूंगा, मजाक नहीं कर रहा। बाकी बच्चों को मैसेज दे देना, और जिस दिन वो लोग नहीं आएंगे उस दिन मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा ताकि उनका पता लगे। गलत बात है। डाउट क्लास में उसी कंडीशन में लूंगा जब बच्चे आएंगे, वरना नहीं लूंगा। देखो बच्चों ये दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने डाल दी, इसका कांस्टेंट K1 है और इसका कांस्टेंट K2 है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है K1 K2 से छोटा है। तो यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है, विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ। दूरी मतलब x है ना, इधर यहां से यहां जाएंगे, x मान लेते हैं x। बच्चों सबसे पहले तो ये खाली स्पेस है, खाली स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E0 होता है, और जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाते हैं, याद होगा जब परावैद्युत पदार्थ के अंदर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है E0/K। आपको मैंने सबसे पहले पढ़ाया था ना जब डाइलेक्ट्रिक, तब की बात है ये। तो बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक E0 रहेगा। E0 को हम इससे दिखा देते हैं, ये E0 रहेगा। फिर परावैद्युत पदार्थ के अंदर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र E0/K हो जाएगा। अब चूंकि इसका K 1 से ज्यादा होता है, तो अगर बच्चों ये वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये पूरी वैल्यू E0 से कम हो जाएगी, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा थोड़ा सा, यहां से यहां तक कितना रहेगा बेटा। फिर वापस से हम एयर में आ गया, निर्वात में आ गए, तो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा। फिर दोबारा डाइलेक्ट्रिक में गए, फिर कम हो जाएगा, लेकिन K2 बड़ा है। हाँ, तो K2 अगर बड़ा है K1 से, तो अब जो वैल्यू आएगी वो पहले वाले से भी कम आएगी, तो ये थोड़ा और नीचे जाएगा, लेकिन इससे भी कम होगा ये, ऐसा। और बाकी बाद में फिर निर्वात में आ गए, फिर बराबर हो जाएगा ऐसे। तो बच्चों ये ग्राफ मिलाओ, मुझे लग रहा है आंसर आएगा सी आएगा, सी सही है। ये वाला सर सही है। हाँ सही है सर। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सर। क्या बेटा? हाँ 2014 में भी आया था ये। हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है।
बेटा अच्छे क्वेश्चन है, करने चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन करने चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जेई मेन के भी क्वेश्चन करने चाहिए अगर आपको मिलता है तो बच्चों आज मुझे लग रहा है आप लोगों का डाउट पूछने का मन नहीं है, क्योंकि मेरे पास डाउट नहीं आ रहे। सर मैं भेजूं क्या प्लीज? नहीं, सर मैं तो सेंड किया हूँ सर। सर मैं आपको डाउट सेंड किया हूँ, लेकिन इसमें बेटा नेटवर्क सिंगल टिक। रुको रुको रुको, अब आएगा मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू था। दुर्गेश, एक समांतर पट्ट वायु संधारित्र की धारिता C है, जब प्लेटों के बीच के आधे स्थान में परावर्तित पदार्थ 5 भरा जाता है। बेटा ये कितना आसान क्वेश्चन है, ये क्यों पूछा है? नीचे तूने भर दिया और ऊपर ये दोनों पैरेलल हो गए ना, ये इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो मैं क्लास में करा चुका। ये देखो, ये कह रहा है पहले हमारा संधारित्र ऐसा था तो इसकी धारिता C थी, कैपेसिटर C था। अब बच्चों नीचे के आधे भाग में परावर्तित पदार्थ भर दिया K बराबर 5 का, तो धारिता संधारित्र टोटल कैपेसिटेंस कितने परसेंट बढ़ जाएगा? बच्चों पहले C था तो C होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इक्वेशन नंबर 1। अब नया कैपेसिटेंस आएगा C डैश। बच्चों C डैश में ये दोनों पैरेलल है ना, तो ऐड हो जाएंगे C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। ये C1 है ऊपर वाला, नीचे वाला C2 है। ऊपर वाला होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 2, बेटा इसका एरिया आधा है, अपॉन D, प्लस C2 होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 2, और इसका डाइलेक्ट्रिक K है, K बराबर 5 है, 5 लिखो, तो 1/2 प्लस 5/2, 6/2 यानी कि 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो बेटा कैपेसिटेंस 3 गुना हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई? 2 गुना की। 2 गुना की वृद्धि यानी कि 200% की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन खत्म। अल्लाह। सर ट्राई करा था, पता नहीं कैसे मेरे से नहीं बना। देखना बेटा कितना आसान था तेरे सामने। तो सीरीज ले लिया होगा शायद, इसलिए नहीं बना होगा। क्या बेटा? सर वो सीरीज में ले लिया होगा। हाँ, कोई ना कोई गलती तो की होगी ना। चलो, ये अनुराग ने दोबारा भेजा है कोई दूसरा क्वेश्चन। हाँ, अब थोड़ा सा ढंग से आया है। एक संधारित्र है, D दूरी है R, जरा अलग। ये ना पहली लाइन ही मुझे बार बार परेशान कर रही है, 4-5 बार कर चुका मैं, लेकिन क्वेश्चन में अपना आप समझ जाऊंगा। ऐसे की कैसे कर दी क्वेश्चन की इतनी हिंदी में। नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। इंग्लिश में चाहिए मुझे ये क्वेश्चन, तब आएगा समझ में। हिंदी में इसने इसकी वास्तव में हिंदी कर दी। ये डाउट किसका है? नम्रता का। समान आवेश R1 R2 त्रिज्या के 2 गोलों को कॉपर तार से जोड़ा गया है। यदि दोनों को एक दूसरे से अलग करने के बाद कॉमन पोटेंशियल दे रखा है ना, अलग करने के बाद विभव तो समान ही हो जाएगा ना, तार से जोड़ते दोनों का विभव समान हो जाएगा।
हिंदी बहुत गंदी है। लास्ट में लिखा है तब किसी गोले पर प्रारंभिक आवेश था, और वो भी फुल स्टॉप के बाद तब। फुल स्टॉप के बाद तब नहीं आता। अच्छी नहीं है हिंदी, नहीं है। हम देख हिंदी इतने सटीक करते हैं, मजेदार। तब किसी गोले पर प्रारंभिक आवेश था। किसी गोले पर प्रारंभिक आवेश, कौन से गोले पर? समान आवेश वाले R1 और R2 त्रिज्या के दो गोलों को आपस तार से जोड़ा गया है। ठीक है, अब मैं एक अनुमान लगा रहा हूं कि क्वेश्चन ये होगा। सुनो बेटा, हमारे पास दो स्फीयर है, उनका रेडियस है R1 और R2, और उन दोनों का चार्ज बराबर है, इक्वल चार्ज है, लेकिन रेडियस अलग है। ऐसे का रेडियस R1 है, R2 है, लेकिन दोनों का चार्ज बराबर है। बेटा म्यूट करो पविंदर। लेकिन जब इनको तार से जोड़ा ना, तो दोनों का फाइनल पोटेंशियल V हो गया बेटा, V। ये इसने दे रखा है, दोनों का अंतिम विभव V हो जाता है। तो बस हमें Q निकालना है, बस ये क्वेश्चन है, Q की वैल्यू निकालनी है। बेटा फाइनल पोटेंशियल कितना है? V। सुनना, तो इस पर पहले Q चार्ज था, इस पर Q था, बाद में इस पर हो जाएगा Q1 डैश, इस पर हो जाएगा Q2 डैश। तो हम जानते हैं बाद में दोनों के चार्ज का जो सम है Q1 डैश प्लस Q2 डैश, वो Q प्लस Q2 के बराबर होना चाहिए। बच्चों बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? दोनों गोलों के अंतिम आवेश का योग प्रारंभिक योग के बराबर होगा। आवेश सर पहले क्यू था ना, सिंपल। हेलो बोल। सर, पहले सिंपली क्यू था ना, मतलब दोनों पे क्यू क्यू चार्ज। पहले दोनों पर Q हाँ। था, बाद में Q1 डैश और Q2 डैश हो गया, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश 2Q आएगा, है ना बच्चों? Q बराबर CV होता है। पहले वाले का C होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और पोटेंशियल हो गया V। दूसरे वाले का C होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और फाइनल पोटेंशियल इसका भी V है, और ये बराबर कर दो 2Q के, और Q निकाल लो। तो बच्चों हाँ, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/k लिख देते हैं, सुन रहे हो? तो V बाई K, ये 1/k हो बेटा, तो ये V बाई K R1 प्लस R2 हो गया बराबर 2Q, और 2 को नीचे ले आओ तो ये Q आंसर आ गया। V बाई 2K R1 प्लस R2, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यस सर। लेकिन बेटा है ना, हिंदी बहुत खराब है, हिंदी समझने में टाइम लगाना पड़ रहा है। हिंदी क्वेश्चन हम लोग को भी नहीं आता सर समझ। हिंदी अच्छी नहीं है, हिंदी ट्रांसलेशन बहुत खराब है। नेक्स्ट नम्रता, तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन बाद में लेता हूं, पहले बाकी बच्चों का बता दूं। उदय ने लिखकर भेजा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का व्यास, सर्कुलर प्लेट है, 20 सेंटीमीटर है, और उनके बीच का परावर्तित पदार्थ 3 है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी रखी जाए ताकि उसकी धारिता 100 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलीय चालक की धारिता के बराबर हो जाए? बच्चों एक समांतर प्लेट संधारित्र बना हुआ है, पैरेलल प्लेट, लेकिन उसकी दोनों प्लेट सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर प्लेट नहीं है, सर्कुलर प्लेट है। इनके बीच की दूरी दी है। बच्चों इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होगा, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी दोनों प्लेट आयताकार नहीं होता, सर्कुलर है, वृत्ताकार। तो बेटा फार्मूला तो वही लगेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और वो कह रहा है इसका जो कैपेसिटेंस है, इसकी जो धारिता है, वो 100 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले स्फीयर के बराबर है। बेटा स्फीयर का होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R,
गोले की धारिता ये होती है, समांतर प्लेट की ये होती है। अब इसे आगे सॉल्व करना है बेटा। ये एरिया सर्कुलर प्लेट का एरिया आएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर ये इसकी त्रिज्या है, अपन को डी निकालना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पाई कर दिया नहीं, पाई मत कर दो वरना कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी तो कर दिया। आर बाई के लिख दो वरना कैलकुलेशन में फंस जाओगे। रुको, पाई मत काटो, पाई मत काटो वरना कैलकुलेशन में फंस जाओगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आर बाई के लिख देता हूँ, डी निकालना है। अच्छा सॉरी बच्चों, सॉरी मेरा भी ध्यान कहीं और गया। एप्सिलॉन नॉट भी कट रहा है। ओके मेरे से गलती हो गई। एप्सिलॉन नॉट को करवा के ध्यान ही नहीं दिया। तो बच्चों डी आ गया आर स्क्वायर अपॉन 4r। अपन को डी निकालना है आर स्क्वायर अपॉन 4r। बेटा इसकी त्रिज्या अपन को दे रखी है 10 सेंटीमीटर है ना, व्यास 20 है तो त्रिज्या 10 हो जाएगी। 10 मत लिखना, 0.1 लिखना। कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है, गोले का व्यास 100 सेंटीमीटर दे रखा है तो गोले की त्रिज्या 50 हो गई, 0.5। बस बताओ कितना आ रहा है, सोल्व कर लो इसे, आंसर आ गया। सर एक और क्वेश्चन था बेटा दूसरा क्वेश्चन हर बच्चे का बाद में दूंगा, पहले एक सबका हो जाएगा ना, फिर सेकंड नंबर का ले लेंगे। मैंने तो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, 2 महीने से बोल रखे हैं, कभी भी आप मुझे क्वेश्चन भेजें, एक करके भेजें, वरना दूसरा तो ले ही नहीं पाऊंगा, वो तो नीचे चला जाएगा फिर आपका। पहले एक भेजें फिर दूसरा भेजें, है ना। सर 5 × 10⁻³ आ रहा है। भाई मिला लो आंसर एक बार आप लोग। इसने ऑप्शन नहीं दिए मुझे, उधर ने ऑप्शन नहीं दिए। रवि का क्वेश्चन है, एक आर्क की वृत्तीय कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। कुंडली के केंद्र से अक्षीय दूरी स्मॉल आर दूरी पर, कुंडली के केंद्र से अक्ष पर आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उस कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस, तो फार्मूला पूछा है इसने। ये सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट NIr² अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। यहाँ पर उसने x को स्मॉल r लिखा है, तो मैं x को स्मॉल r लिख देता हूँ, ये स्मॉल r लिख दिया। और स्मॉल r उसने कहा है कैपिटल R से बहुत बड़ा है। हाँ यहाँ पर अब देखो, अब चेंज आएगा। उसने कहा है स्मॉल r कैपिटल R से बहुत बड़ा है, तो बच्चों कैपिटल R को हम इग्नोर कर सकते हैं। देखो उधर देखो, इसको इग्नोर कर दो, इसको 0 मान लो, तो B हो जाएगा म्यू नॉट NIr² अपॉन 2। ये तो हट गया, r की पावर 2 से 2 कट जाएगी, r³ आएगा, उसको ऊपर ले जाओ तो b समानुपाती आएगा r की पावर माइनस। ये आंसर। अच्छा इसमें 1/r³ ऑप्शन दिया है, तो 1/r³ हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन एम्स का था, एम्स में आया हुआ है 2004 में। फोटो सर 44 इक्वेशन क्वेश्चन बताएं। बिल्कुल बेटा बताने के लिए ही है। चलो पहले बोर्ड साफ करते हैं। अच्छा डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसलिए एक डायग्राम है 44 क्वेश्चन में। बच्चे ये 12 वोल्ट की बैटरी है
और 3 संधारित्र लगे हैं। पहला संधारित्र, अभी तक इंग्लिश मीडियम में से किसी ने पूछा, सारे बच्चों के हिंदी मीडियम वालों के डाउट आए ऐसे, तो हिंदी मीडियम वाले डाउट करते हैं, इसका मतलब इंग्लिश मीडियम वाले नहीं करते हैं। क्वेश्चन है 4 माइक्रोफैरेड पर आवेश का मान बताइए। बेटा इसका चार्ज निकालना है। सुनो, ये दोनों समांतर क्रम में है, 4 और 2 6। ये दोनों समांतर क्रम में 6 और ये 6 इस 6 के साथ सीरीज में है, तो 6 और 6 3 हो गया। तो बच्चों टोटल चार्ज जो आएगा बैटरी से वो आएगा CV। हमने टोटल C कितना निकाला, 3 माइक्रोफैरेड। V कितना है 12, तो 36 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज आ गया। बच्चों ये आंसर नहीं आया, हाँ ये आंसर नहीं है, बैटरी से टोटल चार्ज आया है। बच्चों ये चार्ज जो है ये 36 माइक्रोकूलम इन दोनों में बटेगा। इस पर Q1 मान लेते हैं, इस पर Q2 मान लेते हैं। ढंग से सुनना, क्वेश्चन अच्छा है। तो टोटल बैटरी में जो 36 लिया था, 36 में से कुछ इधर जाएगा, बाकी इधर जाएगा। और बच्चों हम जानते हैं पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल क्या होता है Q बाई C। तो Q1 बाय C1 बराबर आएगा Q2 बाय C2। C1 कितना है 4, Q1 बाय 4, Q2 बाय 2। इसका मतलब Q1 जो हो गया 2 से ये कटा, 2 इधर जाएगा, 2Q2। तो बेटा 36 माइक्रोकूलम को इस तरह से विभाजित करो कि 1:2 का आवेश आ जाए। अब बताओ Q1 कितना होगा 24 माइक्रोकूलम और Q2 कितना होगा 12 माइक्रोकूलम। देखो Q1 और Q2 का अनुपात 2 चाहिए, तो Q1 और Q2 2 आ गया और इन दोनों का योग 36 भी आ गया। तो Q1 आएगा 24 माइक्रोकूलम, इस पर 24 आएगा, इस पर 12 आएगा। हो गया क्वेश्चन। यानी कि C आंसर आएगा बेटा इसका, C। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन बाद में लूंगा, है ना। थैंक यू सर। निक्की, चित्रानुसार परिपथ में 4 संधारित्रों को बैटरी से जोड़ा गया है। C1 C है, C2 2C, C2C 3C 4C ऐसे है, और V वोल्ट से चार्ज किया, तो C2 और C4 पर आवेश का अनुपात पूछा है। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा ये है, कुछ ऐसा ही है। अब अच्छा देखो, डायग्राम बना रहा हूं। ये इस तरह से 4 संधारित्र लगा रखे हैं, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर एक 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी। बेटा 1 2 3 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। C1 इसमें C दे रखा है, ये C है, C2 2C है, ये 3C है, और ये 4C है, और ये B है। तो बच्चों C2 और C4, C2 मतलब ये और C4 मतलब ये, इन दोनों पर आवेश का अनुपात निकालना है, चार्ज का रेशो निकालना है, बस ये क्वेश्चन है। बच्चों ऊपर वाले तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, आया ना। 1 2 3 सीरीज में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? यस सर। यस सर। उनका इक्विवेलेंट बताओ, तीनों का तुल्य धारिता कितनी होगी। C 2C 3C सीरीज में
C 2C और 3C तीनों सीरीज में है, तो टोटल कितना आएगा तुल्य धारिता? अगर ये नहीं बताया तो मैं नहीं करूंगा, तुल्य धारिता नहीं आती तो फिर आगे बताने का 6/11 6/11 1 + 1/2 + 1/3 6 कॉमन 6 + 3 + 2 11 सही है, शाबाश बच्चों। ये तीनों सीरीज में है और ये पैरेलल में है, तो इस पर V वोल्ट तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो चौथे कैपेसिटर पर इस पर जो चार्ज है वो तो डायरेक्ट निकाल लो, इस पर विभव पतन V होगा और धारिता 4C है, तो इस पर चार्ज आ गया 4C × V। लेकिन बच्चों जो सेकंड है, हम जानते हैं ये तीनों सीरीज है तो तीनों पर चार्ज बराबर आएगा, तो जो तीनों पर टोटल चार्ज आएगा वही 2 पर आएगा, तो Q2 कितना होगा? इन तीनों की तुल्य धारिता, सॉरी माइक्रो फैराड नहीं है, C आएगा, हाँ माइक्रो फैराड नहीं था, 6C/11 और इन तीनों पर टोटल पोटेंशियल भी तो V है, तो 6/11 V1 ये Q2 आ गया। अब बच्चों इन दोनों का अनुपात निकाल लो, आंसर आ गया Q2/Q4 6/44 6/44 का मतलब कट रहा है क्या? 3/22 यानी कि बी आंसर आएगा। बेटा आंसर बताओ, बी सही है गलत है? निक्की हाँ सर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रांजल का डाउट, एक वायर है बेटा इसमें एरो गलत बनाया हुआ है बेटा, है ना, कि दोनों एरो सेम डायरेक्शन में लगा दिए, करंट ऐसे तो जा ही नहीं सकता, मुझे है ना शेप बनानी पड़ेगी। चलो बनाते हैं। देखो बेटा ये एक सेमी सर्कुलर वायर है और बच्चों ये YZ प्लेन में है, इसका तल है YZ, ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है। और बच्चों ये सेमी सर्कल वायर बेटा डायरेक्शन गलत बना रखी है इसने, ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा, इसने इधर एरो बना दिया, ये गलत बनाया है, इधर आना चाहिए। बच्चों ये डायग्राम समझ में आया? नीचे नहीं जा रहा, ये बाहर आ रहा है, ये वाला वायर ऐसे है, ये अंदर गया फिर ऐसे घुमा फिर बाहर आ गया, वो डायग्राम में ऐसे ही दिखाया जाता है ना। तो ये दोनों वायर एक्स डायरेक्शन में, ये Y है ये Z है, तो बाहर क्या होगा बेटा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो ये करंट जा रहा है अंदर की तरफ, ये आ रहा है बाहर की तरफ। तो बच्चों एक काम करता हूं, चलो ठीक है, अब उसने कहा है O पॉइंट पर, यहां पर ये एक्स एक्सिस है, नहीं एक्स नहीं -x होगा, ठीक है ये x होगा, ठीक है। O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। बच्चों इसने जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ना, I + K, I + K, I + K, I - K, नहीं निकालना पड़ेगा। म्यू किस चीज को लिखा है इसने? म्यू समझ में नहीं आ रहा, ये भी मिसप्रिंटिंग है, नहीं म्यू नॉट नहीं, अलग ही म्यू लिख दिया उसने, पाई है वो, पाई को म्यू लिख दिया उसने शायद। हाँ बच्चों थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है। इधर देखो बच्चों, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, अर्ध अनंत तार, यहाँ खत्म हो गया ना ये,
इसकी वजह से O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? इसमें करंट अंदर जा रहा है, O इधर है, नीचे आएगी। बच्चों डायरेक्शन ढंग से देख लेना बेटा, बार बार नहीं बता पाऊंगा। ये करंट अंदर जा रहा है, देखो अंदर, ये अंदर है और O इधर है, तो O पर डायरेक्शन क्या आएगी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड नहीं बोलते, माइनस के क्या बोलते हैं? ऊपर प्लस के है तो नीचे माइनस के। तो पहला मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सेकंड मैग्नेट का फार्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d, और ये d कितना है? r, और डायरेक्शन माइनस के है। बच्चों इसका बताओ, इस वाले वायर का, इसमें करंट बाहर आ रहा है, देखो ये बाहर आ रहा है और O इधर है, तो इसकी डायरेक्शन भी सेम आ गई। बच्चों सेम आ गई तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, खत्म। इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर था, देखो करंट अंदर है, इसमें करंट बाहर है लेकिन पॉइंट बदल गया, पॉइंट इधर की जगह इधर आ गया, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई। बच्चों ग्रुप में भी सेंड कर दिया करो क्वेश्चन आप लोग, ताकि बाकी बच्चे भी देख ले, है ना। बच्चों सेमी सर्कल ये बचा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? अंदर। क्लॉकवाइज करंट होता है तो अंदर होता है, अंदर क्या आएगा? माइनस आई के। देखो ये x प्लस आई के बाहर है तो अंदर आएगा माइनस आई के। सेमी सर्कल का होता है म्यू नॉट I अपॉन 4r, बेटा पूरे सर्कल का होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r, सेमी सर्कल का होगा म्यू नॉट I अपॉन 4r, और डायरेक्शन अंदर की ओर, अंदर यानी कि माइनस आई के। इन दोनों को जोड़ दो, ये आंसर आ गया। अब मिला लेना है, पहले ऑप्शन में दो गलतियां हैं, एक तो प्लस की जगह क्रॉस लिख दिया उसने, और एक पाई को म्यू लिख दिया। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r अगर मैं कॉमन लूं, सुनो माइनस आई माइनस के आंसर आना चाहिए। माइनस आई और माइनस के केवल बी ऑप्शन में है, और किसी में दोनों माइनस है ही नहीं। रंजन सुन रही है? यस सर, ऑप्शन बी करेक्ट है। बी ऑप्शन में दोनों माइनस है, देखो बाहर माइनस कॉमन लिया है उसने, तो इसलिए बी आंसर आएगा, बाकी गलत हो गए। देखो ना हमारा यस सर, ओके थैंक यू। आई भी माइनस आ रहा है, के भी माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो, बी आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है ना बच्चों, जिन लोगों ने पहले 2 क्वेश्चन भेजे थे वो मुझे दोबारा इमेज भेज दो सेकंड क्वेश्चन की, क्योंकि मेरे पास और क्वेश्चन नहीं है। फटाफट भेजो। जिन बच्चों ने पहले 2 भेजे थे ना, वो सेकंड क्वेश्चन को दोबारा भेज दो। सर मैं भेजूं क्या? हाँ भेजो ना। उदय प्रकाश का ये क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या r है, इसके अक्ष पर कितनी दूरी पर चुंबकीय, बेटा क्लास में क्या है? √3r, मैंने खुद ने कराया। x बराबर √3r डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का 1/8 होता है। पन्ने पलटो, मेरा खुद का क्वेश्चन है। 2√3r गलत है आंसर। बेटा ये तूने आंसर ही गलत लिखा हुआ है, 2√3 नहीं आएगा, ओनली √3 आएगा। यस सर। और मैंने क्लास में भी कराया था, है ना? ये वाला, ये है कौन बच्चा? सोनम। सोनम का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों एक डायग्राम है, वो डायग्राम बना रहा हूं, देखो। एक स्विच है S1,
फिर एक कैपेसिटर है, फिर दूसरा स्विच है, फिर दूसरा कैपेसिटर है, फिर तीसरा स्विच है। नंबर तो नहीं सही ढंग से डाल देते, ये S1, ये S3, ये S2। ये क्या बात हुई? ये S1, बीच वाले को S2 लिखने में क्या हुआ है? ये S2। बच्चों ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें भी ये प्लस है, ये माइनस है। यहां पर इसको अर्थ कर दिया और यहां पर भी इसको अर्थ कर दिया। अर्थिंग। C1 2 पिको फैरेड है, ये है 2 पिको। पिको जानते हो? हाँ, पिको कितना होता है बताओ? 10 की घात 12। हाँ, 10 की घात -12। बच्चों ये V1 30 वोल्ट है, ये V1 इसने लिखा है 30 वोल्ट और V2 इसने लिखा है 20 वोल्ट। बच्चों ये तो डायग्राम बना है अभी, अब ऑप्शन पढ़ूंगा। वो कह रहा है जब S1 को बंद करते हैं तो V1 और V2 15 वोल्ट और 20 वोल्ट हो जाते हैं क्या? एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। S1 को बंद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक S2 और S3 खुले हुए हैं, ये दोनों जब तक खुले हैं, आवेश ना तो कहीं आ सकता है ना कहीं जा सकता है, तो ना तो V1 बदलेगा ना V2 बदलेगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। बच्चों V1 और V2 तभी बदलेंगे जब तीनों बंद करोगे। अगर एक भी खुला रह गया तो ना तो V1 चेंज होगा ना V2 चेंज होगा, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। S1 और S2 को बंद करोगे तो V1 V2 0, ये भी गलत है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है बेटा। दो स्विच के बंद करने से कोई चेंज नहीं आएगा, इसने हर ऑप्शन में 2 ही बंद किए, इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में यही कहा है, V1 30 रहेगा, V2 20 रहेगा, यही उत्तर सही है। चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा बेटा, आवेश को बहने के लिए रास्ता चाहिए, रास्ता तो तुमने बंद कर रखा है, नहीं होगा। नहीं, वो अलग बात है, वो बाद में चेक कर लेंगे सेम है या नहीं। अनुराग का क्वेश्चन है ये। अनुराग तो बहुत पास से इमेज बनाता है, अच्छी बनाता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र को ऐसे पराविद्युत पदार्थ से भरा जाता है जिसकी विद्युतशीलता लगाए गए वोल्टता V जैसे है। बेटा ये नीट लेवल का क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा मुझे, कहां से लाया है बताना। कर लेंगे वैसे, अच्छा है क्वेश्चन। सर फिंगर टिप्स है, फिंगर टिप्स एनसीईआरटी। एनसीईआरटी देखो थोड़ा सा लेवल अच्छा है। बच्चों हमारे पास एक समांतर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एक परावैद्युत पदार्थ भरा है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक भरा है ना, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K, इसने अक्सर में लिखा है K, वो अल्फा इंटू V है, पर अल्फा की वैल्यू इसने 2 दे रखी है, तो K बराबर V/2 हो गया, सॉरी 2V, अल्फा 2 दे रखा है। और बच्चों V क्या है? V उस संधारित्र पर लगाई गई वोल्टता है, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे K बढ़ेगा। वैसे K कभी बढ़ता नहीं है, पर इस क्वेश्चन में जबरदस्ती बढ़ाया गया है। अब वो कह रहा है एक दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है ना, जो ये खाली था ना उसके बराबर, और उसे 78 वोल्ट से आवेशित किया है। मैं समझा दूंगा पूरा क्वेश्चन, फिर उसे इसके साथ जोड़ दिया तो फाइनल वोल्टेज क्या आएगा। अब तुम सुन लो क्वेश्चन, ऐसे पढ़ने से मजा नहीं आता। सुनो बच्चों, एक कैपेसिटर C है, इसमें तो ये भर दिया, ये लो, इस पर कोई चार्ज नहीं है अभी, बस ये डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने। दूसरा कैपेसिटर है खाली, है इसके बराबर, लेकिन
इसके अंदर परावैद्युत इसे 78 वोल्ट से आवेशित किया, इसे 78 वोल्ट 78 वोल्ट से चार्ज किया और इसके साथ पैरेलल में लगा दिया। अब इन दोनों का फाइनल पोटेंशियल क्या होगा ये बताया। और बच्चों इसका कैपेसिटेंस C है और इसका कैपेसिटेंस है Kc और K बराबर है 2V और ये V कांस्टेंट नहीं है, V बदलेगा। बेटा वैसे तो मुझे अब लग रहा है ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं फाइनल पोटेंशियल जो आता है वो आता है C1 V1 है ना। लेकिन ये शुरू में डिस्चार्ज था ना, वो तो 78 वो तो है ना, इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके हिसाब से K बदलेगा। तो K हमें फाइनल वाला K लेना है जो फाइनल वोल्टेज होगा। अगर फाइनल वोल्टेज इन दोनों पर V डैश है तो यहाँ पर K में जो V लेना है वो V डैश लेना है। तो V डैश होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बच्चों C1 तो जितना भी है लेकिन V1 0 है, इस पर पहले कोई चार्ज नहीं था, प्लस C2 हमारा C है और इस पर पहले था 78 वोल्ट 78, नीचे आएगा C1 प्लस C2, C1 Kc आएगा और K कितना लेना है 2V और V कितना लेना है V डैश, क्योंकि फाइनल चार्ज पोटेंशियल V डैश है। तो ये हो जाएगा 2CV डैश 2CV डैश प्लस C2 कितना है C। तो बच्चों C तो कॉमन आकर कट जाएगा, फिर से गुणा कर लो तो आएगा 2V डैश स्क्वायर प्लस V डैश, ये C कट गया बराबर 78। और बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करो, ये तुम्हारे नीट के लायक तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आंसर निकाल देता हूं मैं। V डैश स्क्वायर प्लस V डैश माइनस 78 बराबर 0। बेटा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, आता है सर घातांक लगा वो क्या बोलते हैं सर 2CV डैश कहाँ से आया एक बार और बताइए ना। क्या सर 2CV डैश है ना वो डिनो। मुझे C1 को Kc लिखना है, कितना लिखना है Kc। रुको 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 एक लाइन और बढ़ा देता हूं बच्चों, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा रहा हूं, वो लाइन यहाँ लिखना है। मुझे C1 को क्या लिखना है Kc, ओके Kc लिखूंगा मैं, फिर मैं K क्या लिखूंगा 2V और ये V फाइनल पोटेंशियल ले रहा है। अभी फाइनल पोटेंशियल दोनों पर कितना है V डैश, इसलिए यहाँ पर मैंने V डैश लिखा और ये C लिख दिया, तो C1 आएगा 2CV डैश। समझा यस सर। बच्चों इसको सॉल्व करके तो दो, आंसर क्या आ रहा है V डैश आ रहा है माइनस V प्लस माइनस अंडर रूट V स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4AC। अरे 4AC कितना आएगा 4 दो में 78 इंटू 8 कितना होता है 78 इंटू 8 624 और एक 625 का अंडर रूट 25 अपॉन 2 अपॉन माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कितना आएगा 4। बच्चों माइनस तो ले नहीं सकते, 25 में से एक गया 24 अपॉन 6 का 6, आंसर आएगा 6 वोल्ट। बेटा जिसका भी ये प्रश्न था जरा पहले आंसर बता दो सही है नहीं है। जी सर सही है। और बाकी बच्चों से निवेदन है इस क्वेश्चन को छोड़ दें, ये नीट के लायक तो नहीं था। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जतिन 25 और 26 बेटा दो तो तू जानता है, मैं भी बताऊंगा ही नहीं। ये तेरा एससीबी का क्वेश्चन है ना,
यस सर। मैं एससीवी का फॉन्ट देखकर ही बता देता हूँ बेटा। फिगर दे रखा है, shows a circular wire loop of radius A carrying current I placed in perpendicular magnetic field B. Consider a small part dl of the wire. Find the force on this part of the wire exerted by the magnetic field. क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? स्मॉल लेंथ पर तो BIL डायरेक्ट लगा सकता है ना तू। और उसका जो बी वाला पार्ट है ना वो वाला बताइए। फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर, बेटा ये है ना एक स्पेशल अप्रोच होती है टेंशन निकालने के लिए। वो अप्रोच मैं अभी यहाँ नहीं बताना चाहता क्योंकि वो मेडिकल में किसी काम की नहीं है। टेंशन निकालने की एक अप्रोच होती है। मुझे 2 कंपोनेंट लेकर चल, मैं तेरे को फटाफट बता रहा हूँ, तू देख बच्चों। जब हम इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये मैं सिर्फ जतिंदर के लिए बता रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग सीखना चाहते हैं तो सीखो। फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर, फोर्स ऑफ कंप्रेशन का मतलब टेंशन निकालना है वायर में। तो देख, अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लें तो इस छोटे से एलिमेंट पर हमारा जो फोर्स लगता है वो बाहर की ओर लगा। जैसे मान लो ये बाहर की ओर लगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर मान रहा हो तो फोर्स बाहर आ गया, करंट इधर मान लो। बच्चा ये पूरा वायर ऐसे बाहर की ओर खींचेगा। कल मैंने बताया ना, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो इस वायर में टेंशन आ जाएगा। हम उस टेंशन को T मान लेते हैं। तो बच्चों टेंशन इधर आएगा इस एलिमेंट पर, T इधर लगेगा, T इधर लगेगा। अब ये टोटल एंगल बहुत स्मॉल एंगल थीटा मान लें तो ये θ/2 आएगा। तो T के दोनों कंपोनेंट अंदर के आएंगे 2T sin θ/2, और उसे वो BIL के इक्वल करके फिर वैल्यू निकालनी है। मैं नहीं बताना चाहता बेटा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ये। सर कल जैसे डाउट क्लास रखेंगे तो कल बता दोगे सर मॉर्निंग टाइम में? तेरे को अलग बता देंगे ना, तू छोड़, ठीक है? हाँ वही सर, उसी को बोल रहा था। हाँ तेरे को अलग बता देंगे, बाकी बच्चों के काम का नहीं है। 1 मिनट, ये नीचे कुछ बच्चे रह गए, तू पहले आ गया। ये कौन है? नम्रता। नम्रता का 12वां क्वेश्चन, 7वां तो ये पहले पूछ चुकी। धारिता C का एक संधारित्र विभवांतर V1 से आवेशित है। संधारित्र की प्लेट, बेटा ये तो अभी इंडक्शन का क्वेश्चन है, ये तो आगे वाले चैप्टर का है। प्रेरकत्व अभी है ना, इंडक्टर इंडक्टेंस इसी चैप्टर में दिया था सर ये। नहीं बेटा, गलत दे दिया, ठीक है? तो इसको तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, उसमें पढ़ेंगे। यस सर। तो प्रेरकत्व आते ही मैं छोड़ देता हूँ, आगे क्या है छोड़ो। ये बच्चा कौन है? रवि। एक लंबे धारावाही चालक से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है 10⁻⁸ टेस्ला। उतनी ही धारा से, इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछा रवि? बेटा डिस्टेंस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले 4 सेंटीमीटर दूरी थी, अब 12 सेंटीमीटर दूरी कर दी, यानी कि 3 गुना दूरी कर दी। दूरी को 3 गुना करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र पहले का 1/3 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। हाँ सर, वो बस है ना क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आ रहा। बहुत आसान था, कोई भी बच्चा बता दे। प्रियंका 48 ही पूछना है ना? यस सर। 48 कहाँ गया? बहुत सारे क्वेश्चन भेज दिए तूने। चित्र में दिखाए गए परिपथ में 5 संधारित्र है, सभी की धारिता C है। P और R के बीच तुल्य धारिता और P और Q के बीच तुल्य धारिता का अनुपात। बेटा ये भी आसान तो है, ला बताता हूँ। क्लास का टाइम क्या है? 4 से 5:15, 15 मिनट है, तो आप आउट के बाद बच्चों इस तरह का एक है ना पंचभुज बना रखा, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर है ना, फिर तीसरा कैपेसिटर, फिर चौथा कैपेसिटर और ये 5वां कैपेसिटर। कैसे जोड़ूं?
ऐसे जोड़ो, ऐसे। ये पेंटागन बना रखा है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है। बच्चों ये सारे कैपेसिटर बराबर है C, C C C C C। पहले आपको तुल्य धारिता निकालनी है P और R के बीच में, P और R इन दोनों के बीच में C1, P और R के बीच में तुल्य धारिता C1 मान लेते हैं। बेटा जब इन दोनों के बीच में निकालोगे तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, इधर ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे, तो ये तीनों सीरीज में कितना होगा C/3 और ये दोनों सीरीज में कितना होगा C/2। अब ये C/3 और ये C/2 पैरेलल में, तो C/3 प्लस C/2 फाइंड C/6। ये तो आ गया P और R के बीच में, P और R। अब निकालना है P और Q के बीच में। भाई Q कहाँ है? ये P है, ये Q है। तो बेटा P और Q के बीच में तुल्य धारिता निकालोगे तो ये चारों सीरीज में हो गए। C C C C सीरीज में कितने होते हैं? C/4। और ये चारों C/4 इस C के साथ पैरेलल में है, तो प्लस C, तो ये आ गया 5C/4। अब इन दोनों का अनुपात निकाल दो, कितना आ रहा है? 2/3। हाँ 2/3 आ रहा है। हो गया? 2/3 आ रहा है। आसान था बेटा, ये तो आसान था। टिल्लू बादशाह पहला बार क्वेश्चन पूछा आज। A charged capacitor is connected with a resistor. After how many time constant does the energy of capacitor become 1/10? बेटा सीधा सीधा इक्वेशन लगाएंगे इसमें हम। क्वेश्चन एक बार बता दूं बच्चों, एक कैपेसिटर है जिसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज निरावेशित। तो कह रहा है कितने समय नियतांक के बाद, कितने टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर पर जो एनर्जी बचेगी वो प्रारंभिक इनिशियल एनर्जी का 1/10 हो जाएगी। बच्चों हम जानते जो एनर्जी होती है वो Q²/2C होती है। तो ये तो प्रारंभिक ऊर्जा हो गई और प्रारंभिक आवेश हो गया। फाइनल एनर्जी हमारी इनिशियल एनर्जी का 1/10 है। तो बच्चों फाइनल चार्ज निकाल लो, Q²/2C। Q फाइनल चार्ज है, ये आएगा 1/10 U0। U0 कितना है? Q0²/2C। 2C कट गया, तो फाइनल चार्ज आएगा इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाय √10। बच्चों जब हम डिस्चार्ज करते हैं किसी कैपेसिटर को तो Q होता है Q0 e⁻⁻T/RC। ये डिस्चार्जिंग का इक्वेशन आपने लिखा हुआ है और ये होगा Q0/√10। Q0 कट गया। बेटा ये सॉल्व कैसे करोगे तुम लोग हैं? हाँ लॉग एंटी लॉग नहीं, मैं करता हूँ, मैं तो कर लूंगा, लेकिन तुम लोगों से थोड़ी दिक्कत है। मैं तो कर दूंगा। देखो सीखो, हो सकता है कभी इमरजेंसी में मेरी ये बातें काम आ जाए। बच्चा इसको सॉल्व कैसे करेंगे? e⁻⁻T/RC 1/√10 दिया है, मतलब दिया क्या आ गया, बाकी कट गया। लोग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लोग ले लो, तो -T/RC बचेगा, ये 1 हो जाता है log e, और यहां बचेगा ln 1/√10। 1/√10 को लिख दो 10 की पावर √10, नीचे पावर 1/2 होगा, ऊपर जाएगा -1/2 हो जाएगा। बच्चों ये 1 हो जाता है, तो -T/RC। RC को टॉ लिख दो, समय नियतांक है ना, टॉ लिख दो।
बच्चों ये -1/2 नीचे आ जाएगा और log 10 2.303 होता है, आपको याद होगा, ये आप कई जगह फिजिक्स में यूज करते हैं हम। ln 10 को ln उसमें कन्वर्ट करते हैं 2.303 आएगा। तो बच्चों माइनस से माइनस कर दिया तो हमारा टाइम आ गया 2.303 को 2 से डिवाइड कर दो, 2.303 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये आंसर है आपका। बस कितना आएगा 1.15 ऐसा कुछ आएगा। सेकंड ऑप्शन आ गया 1.15 इंटू 2। तो बच्चों ये कैलकुलेशन जो थी ना यार, ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स के हिसाब से थी, पर मैंने जो सिखाया उसको सीखने की कोशिश करो। जिंदगी में पता नहीं कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए बच्चा, इसलिए सीखना तो चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन नीट के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा, पर ठीक है, मैं छोड़ता तो बहुत कम चीजें हूँ, मजबूरी हो टाइम नहीं हो तो ही छोड़ता हूँ। ये क्वेश्चन है अगला, सोनम का है फिर से। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु है और उसकी धारिता है 10 माइक्रोफैरड। प्लेटों के मध्य के क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया, केवल K2 2 पराविद्युत भर दिए, केवल 2 है, K2 4 है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है ऐसा ना, क्यों पूछा इतना आसान? सर मेरे को ना क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। बेटा पहले हमारे पास एक खाली कैपेसिटर है, खाली, इसकी धारिता है 10 माइक्रोफैरड, यानी कि एप्सिलॉन नॉट A/D, ये हमें 10 माइक्रोफैरड दिया है। इसको तो अभी संभालता रख, बाद में काम आए। अब उसने इस कैपेसिटर को 2 मीडियम से भर दिया। इधर देखो, एक परावैद्युत पदार्थ इधर लिया, इसका K है 2, दूसरा परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक इधर भरा, इसका K2 है 4। तो बेटा इस पूरे सिस्टम की अब कैपेसिटेंस कितना होगा निकालो। तो देखो अब कैपेसिटेंस होगा बेटा, इसका प्लेट एरिया A/2 आ गया, इसका भी A/2 है, तो इसकी धारिता, ये दोनों पैरेलल है, सीरीज नहीं है, तो C' आएगा C1 + C2। ये C1 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A/2, K कितना है 2, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है D, प्लस ये होगा एप्सिलॉन नॉट A/2, इसका K कितना है 4, और बीच की दूरी D। बेटा 2 से 2 कट गया, ये 1 बचा, और ये कटा 2, 2 और 1 3, तो 3 एप्सिलॉन नॉट A/D आ गया, और एप्सिलॉन नॉट A/D कितना है 10, 10 × 30 माइक्रोफैरड आंसर आ गया। तो बेटा ये कठिन नहीं था, ये क्वेश्चन आसान था। चलो बच्चों, फिर से मेरे पास डाउट खत्म हो गए। सर मेरा देख लीजिए ना। बेटा तो आपको हर बार नया दोबारा भेजना पड़ेगा। खुलेश्वर खुल जाने वाला है। चित्रानुसार 4 संधारित्र प्लेट की धारिता अभी तो क्या, संधारित्र में संचित ऊर्जा, बस उस बार पहले हमने चार्ज निकाला था, इस बार एनर्जी पूछा है। संधारित्रों में कुल संचित ऊर्जा एवं कुल धारिता बताइए। बेटा 2 ऑप्शन, तो ऑप्शन में तो केवल जूल ही लिखा है, धारिता का तो ऑप्शन भी नहीं दिया इसने, दिया था मुझे अधूरा भेजा है क्वेश्चन। हाँ कुलेश्वर आ गया। यस सर। बेटा ऑप्शन में तो जूल लिखा है तो एनर्जी पूछा है, क्वेश्चन में तो संधारित्र धारिता भी पूछ रहे हैं। हाँ सर, बट जूल को निकाला है, ऊर्जा को हैं। देखो बेटा
ये 3 कैपेसिटर ऊपर सीरीज में दिए हैं, C1 C2 C3। ये 3 कैपेसिटर सीरीज में है, 24 माइक्रोफैरेड, 24 24 तीनों 24 है, और एक पैरेलल में लगा है, ये भी 24 है, 20 वोल्ट, और नीचे 50 वोल्ट की बैटरी है। तो संधारित्रों में संचित कुल ऊर्जा, बेटा टोटल सी निकालकर हाफ सी वी स्क्वायर लगा दो। 24 माइक्रोफैरेड, 24 माइक्रोफैरेड और 24 तीनों सीरीज में कितना आएगा 8 C/3, और 8 और ये 24 सीरीज पैरेलल में, ये तीनों मिलकर 8 हो गए, और ये 24 24 और 8 32। तो U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर लगा दो। C लोगे 32 माइक्रोफैरेड और V आप लोगे 50। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो आंसर होगा। सर मैंने मैसेज किया है। बेटा मैसेज किया है मैंने। एक और बचा तेरा है 74। सी धारिता की n बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बना दी, तो बड़ी बूंद में संचित ऊर्जा तथा प्रत्येक छोटी बूंद की ऊर्जा का अनुपात क्या हुआ? क्वेश्चन गलत है बेटा, क्योंकि ना इसने सी धारिता की बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई है, और एनर्जी पूछ रहा है, चार्ज वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा चार्ज भी डिवाइड हुआ। इसको लिखना चाहिए था सी धारिता की n बूंदों, इन पर प्रत्येक पर आवेश Q है, उनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई। तो इसमें अगेन हिंदी में गड़बड़ है, पर मैं सर आंसर सी दिया। क्या बेटा? आंसर सी दिया है इसका, वही समझ नहीं आ रहा था। तो आंसर के पीछे पड़ी है, मैं क्वेश्चन के पीछे पड़ा हूँ। देख कितना बड़ा अंतर है ना, मैं अभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, आंसर तो कुछ भी दे उससे क्या मतलब बेटा, पहले क्वेश्चन तो करेक्शन कर ले। यस सर। क्वेश्चन ये है, हमारे पास छोटी छोटी बूंदे हैं, उनके प्रत्येक बूंद की धारिता C है और आवेश Q है। इसने आवेश नहीं लिखा, सबको मिला दिया, एक बड़ी बूंद बना दी। बच्चों हम जानते हैं n छोटी बूंदों का कुल आयतन बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा, 4/3 कैपिटल R3। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या होगी n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। ये निकालना बहुत जरूरी है। तो बेटा प्रत्येक छोटी बूंद की ऊर्जा का अनु पूछा है, प्रत्येक छोटी बूंद की ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा होती है Q²/2C। तो प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश Q है और उसकी धारिता 2C। C कितना होगा? 4πε0 स्मॉल r। छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है, तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, समीकरण नंबर 1। जब छोटी छोटी बूंदों को मिला देंगे तो बच्चों बड़ी बूंद का ऊर्जा होगी, बड़ी बूंद का बेटा, बड़ी बूंद पर कुल आवेश कितना होगा बताओ? छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाएंगे तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा? सर समेशन क्यों? हाँ NQ। तो बड़ी बूंद पर टोटल चार्ज NQ होगा और बड़ी बूंद का कैपेसिटेंस होगा 4πε0 कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 2। बेटा उसने U2 और U1 का अनुपात पूछा है, दोनों का अनुपात निकाल दो, कैपिटल R का मान रख देना। U2 और U1 का रेशो पूछा है, अनुपात U2/U1। U2 कितना है?
n स्क्वायर q स्क्वायर 4 pi epsilon नॉट r, बल्कि 4 नहीं 8 हो जाएगा, 8 कर देते हैं। और u1 कितना है, q स्क्वायर अपॉन 8 pi epsilon नॉट स्मॉल r, ये 8 pi epsilon r कट गया, q स्क्वायर कट गया, स्मॉल r ऊपर चला गया, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R अलग हो गए और n स्क्वायर अलग हो गया। बच्चों स्मॉल r अपॉन कैपिटल R आएगा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R आएगा 1 अपॉन n की पावर 1/3 इनटू n स्क्वायर। तो n की पावर कितना बचा, 2 माइनस 1 बटा 3, तो 5/3 बचा। ये आंसर आ गया। तो आंसर बिल्कुल सही है प्रियंका, आंसर सही है बेटा, वही आएगा। n की मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, देख लो। थैंक यू। चलो बच्चों, आज की क्लास का टाइम भी हो गया और तुम्हारे डाउट भी खत्म हो गए। अभी तो मेरे पास और डाउट नहीं है और लेने का समय भी नहीं है। तो आपको कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। पिछले बार टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार भी मेहनत करो, ठीक है। टाइमिंग वगैरह आपको पता लगी गए होंगे। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है सर, छोटा सा। अभी टाइम नहीं है, नहीं लिखने वाला नहीं है सर, बताने मुंह से बताने वाला। मुंह से बताने वाला है, बाकी भी मुंह से ही बता रहा हूँ बेटा। सर ये बताइए, जो निरावेशित होता है सर, जो आप बताए, तो वो प्लस से शुरू होगा माइनस में जाके खत्म होगा ना सर? और जो आवेशित होगा वो प्लस से सॉरी माइनस से माइनस में जाएगा, प्लस से प्लस में जाएगा? क्वेश्चन नहीं समझा बेटा, मैं ऐसे थोड़ी ना बता सकते हैं। सर जो निरावेशित होता है वो प्लस से माइनस में जाता है ना सर? बेटा कौन निरावेशित, किसको निरावेशित कर रहा है? सेल सेल सर, सेल। सेल? अच्छा सेल की बात कर रहा है, बता। मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ कैपेसिटर और तू सेल की बात करेगा तो पूरा तो बोलना चाहिए। हाँ, सेल को जब हम निरावेशित करते हैं तो बच्चों एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट होता है वो प्लस से माइनस जाता है, परंतु सेल के अंदर करंट माइनस से प्लस जाता है। और जब सेल को चार्ज करते हैं तो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट होता है वो माइनस से प्लस जाता है, लेकिन सेल के अंदर प्लस से माइनस जाता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो बच्चों मंडे को मिलेंगे। आज आपकी ऑर्गेनिक नहीं है, मैं बता चुका हूँ, अचानक ही सर ने मुझे बोला तो मैंने हटा दिया। और केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक की अगली क्लास है और कल टेस्ट है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।